नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में टाइम सेविंग किचन हैक्स शेयर कर रही हूँ। इन हैक्स को यूज़ करके मैं एवरीडे किचन में बहुत सारा टाइम सेव कर पाती हूँ और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इन हैक्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हों। तो अगर आज दिखाए गए वीडियो में आपके लिए कोई भी हैक यूज़फुल होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये जो एयर टाइट ग्लास कंटेनर्स होते हैं उनके लिड पर जो गैस्केट लगा हुआ होता है वो ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसे क्लीन करने के लिए आपको थोड़ा सा पानी गर्म करना है। अब इस गर्म पानी में आप ऐड करिए विनेगर, डिश सोप और 1 फुल टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। लिड को क्लीन करते टाइम मेक श्योर करिए कि आप गैस्केट को निकाल करके अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। ये एक लिड है जो बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा था तो मैंने इसे यूज़ करना ही बंद कर दिया, लेकिन वन डे आई थॉट क्यों ना विनेगर और सोडा से इसे क्लीन करके देखा जाए। तो इस सोल्यूशन के अंदर आपको जो गैस्केट्स हैं उन्हें 15 to 20 मिनट के लिए इमर्स करके रखना है। मीनवाइल जो लिड का ये गैप होता है उसको भी आप अच्छी तरीके से ज़रूर क्लीन करिए और गैस्केट इसमें तभी लगाइए जब आपका जो लिड है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अगर पानी रहेगा तो फिर से ये जो ब्लैक मोल्ड है वो इकट्ठा हो जाएगा गैस्केट पे भी और लिड पर भी। अब आपको स्टील वूल स्क्रबर लेना है और कुछ इस तरीके से इसे आप किसी सरफेस के ऊपर रख करके जहाँ पर भी आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं वहाँ पर आपको इसे स्क्रब करना है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर लिड उतनी ज़्यादा गंदी नहीं है जैसे कि ये वाली तो आप फटाफट जितना भी आपका गैस्केट है उसे आप क्लीन कर पाएंगे। बिलीव मी, मैंने जो सबसे ज़्यादा गंदी गैस्केट थी जिसे मैंने यूज़ करना ही बंद कर दिया था वो भी इस सोल्यूशन से क्लीन हो गई है। और उसके बाद में आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें एंड देखिए कि जो सारी की सारी गैस्केट्स हैं वो क्लीन हो गई हैं। ऑनियन को कट या चॉप करते टाइम कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि ऑनियन के अंदर होता है एमिनो एसिड। जब भी आप ऑनियन को स्लाइस करते हैं तो ऑनियन के सेल्स रिलीज कर देते हैं इन कंपाउंड को एयर में। आंखों के पास जो हमारी नर्व्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इरिटेशन की वजह से हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड टीयर्स व्हाइल पीलिंग और चॉपिंग द ऑनियन, मेक श्योर कि आप ऑनियन को कुछ देर के लिए फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रख रहे हैं। अगर आप फ्रीजर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप एक बोल में ज़रा ठंडा पानी ले सकते हैं और उसके अंदर आप ऑनियन को डिप कर दें फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स। वाटर बहुत हद तक अमीनो एसिड को डिसॉल्व कर देता है जिसकी वजह से जो टीयर्स हैं उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। मैं ऐसी गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ कि आप कम्प्लीटली आपके आंखों से आंसू आने बंद हो जाएंगे, बट जैसे मैं बोल रही हूँ बहुत हद तक आप जो टीयरी आइज़ हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हम तरह तरह के पराठे बनाते हैं, उसी में से एक है प्याज का पराठा। प्याज के पराठे का जो मिक्सचर होता है वो बहुत जल्दी पानी छोड़ देता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 ऑनियंस लिए हैं तो आई विल ऐड 3 टेबलस्पून ऑफ बेसन। बेसन एक बाइंडर की तरह काम करेगा, पराठों को फटने भी नहीं देगा और उसमें से पानी भी बाहर नहीं आएगा। फिर इसमें आप जो भी मसाले डालते हैं उसको डाल दीजिए और इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ऑनियन के एक एक पीस के ऊपर बेसन की अच्छी तरीके से कोटिंग हो गई है। मैंने पहले से ही इसमें नमक डाल दिया था, लेकिन बेसन होने की वजह से अभी भी प्याज का जो मिक्सचर है वो पानी को नहीं छोड़ेगा। फिर आप जैसे अपने पराठे बनाते हैं उस तरीके से बनाइए। देखिए मैं कितना सारा जो ऑनियन का मिक्सचर है वो इस एक छोटे से जो मैंने पराठा बेला है मैं उसमें लगा रही हूँ और ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। आप चाहे उसे 1 घंटे के लिए एज इट इज़ छोड़ दें, नमक डालें पहले या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर जैसे आप यूजुअल पराठे बेलते हैं उसको बेलिए। अब आप देखेंगे कि जब मैं पराठों को बेल भी रही हूँ तब भी मेरे जो पराठे हैं वो ना साइड से फट रहे हैं और ना जो प्याज का पानी है वो बाहर आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि पराठा कहीं से भी फटा नहीं है और पानी ज़रा सा भी बाहर नहीं आया है। और फिर जैसे आप यूजुअल पराठे बनाते हैं वैसे पराठे बनाइए। ये स्वादिष्ट भी लगेंगे, बेसन होने की वजह से इनका स्वाद भी बढ़ेगा
और बेसन एक अच्छा बाइंडर की तरह काम भी करेगा। मैंने आप सबके साथ पहले भी बहुत सारे तरीके शेयर करे हैं गार्लिक को ईजिली पील करने के। आज एक और बहुत इजी सा वे शेयर कर रही हूँ। जितनी भी क्लोव्स हैं उन्हें आप बाहर निकाल लें इस पूरे के पूरे बंच में से। अब आप नॉर्मल पानी लें, न ठंडा न गर्म, उसमें आप इन क्लोव्स को इमर्स करें फॉर 5 मिनट्स। बस एक नाइफ की हेल्प से ऊपर की तरफ एक छोटा सा कट लगाएं और देखिए कितने ईजिली आप ये जो छिलका है उसे गार्लिक से उतार पाएंगे। पानी में डालने की वजह से ये जो पील है वो सॉफ्ट हो जाता है, इसी वजह से आप इसे ईजिली पील कर पाते हैं। बेसिकली हम बहुत ज़्यादा गार्लिक का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ विंटर्स में ही मैं ठेचा बनाने के लिए ही गार्लिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मुझे नहीं पता था, तो मेरी हाउस हेल्प ने मुझे बताया, बिकॉज आई वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग कि मैं कैसे इसको जल्दी से जल्दी काम को ख़त्म कर पाऊँ। तो शी टोल्ड मी दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू पील गार्लिक, एंड बिलीव मी बहुत फटाफट काम आसान हो जाता है इन छोटी छोटी ट्रिक्स की वजह से। धनिया को स्टोर करते टाइम ध्यान रखिए कि आप नीचे से स्टेम्स को कट कर रहे हैं। मैं धनिया को बहुत ज़्यादा कट नहीं करती हूँ, सिर्फ स्टेम्स हटाती हूँ, बिकॉज ये जो मोटा वाला पोर्शन होता है इसे चटनी बनाते टाइम यूज़ किया जा सकता है। अब धनिया को स्टोर करने के लिए मैं पिछले 1 या 1.5 साल से इस डब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें धनिया काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है। ये मैश वाला डब्बा है और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इस बड़े वाले डब्बे के अंदर कलेक्ट हो जाता है। जब धनिया पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो नीचे से धनिया सड़ेगा भी नहीं और ये धनिया काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश भी रहेगा। जब भी आप धनिया को स्टोर करते हैं तो डब्बे को ओवर स्टफ ना करें, थोड़ा सा स्पेस छोड़ें ताकि एयर प्रॉपर्ली सर्कुलेट हो पाएगी। जब एयर सर्कुलेट होगी तो धनिया सड़ता नहीं है। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा इस मैश वाले पोर्शन से वो नीचे डब्बे में जाके कलेक्ट होगा और ये डब्बा धनिया से कांटेक्ट में नहीं आता है। धनिया को धुल कर ही इस डब्बे के अंदर स्टोर करके रखें फ्रिज के अंदर, ताकि जब भी आपको धनिया का इस्तेमाल करना हो सब्जियों को गार्निश करने के लिए आप बस इसे डायरेक्टली फ्रिज से निकाल करके अच्छी तरीके से चॉप करके अपनी सब्जियों में इस्तेमाल कर पाएंगे। इस डब्बे को मैंने शायद मार्केट 99 से परचेज किया था एंड मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे अमेज़ॉन में इसका लिंक मिले तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। विंटर्स में हम सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि बथुआ जिसका आप रोटी, रायता या फिर पराठे बना सकते हैं, या फिर पालक। जब भी आप इन्हें ब्लैंच करते हैं हॉट बॉइलिंग वाटर में 4 से 5 मिनट के लिए, जब ये अच्छी तरीके से वेजिटेबल बॉयल हो जाए तो आपको एक बोल में बहुत ही चिल्ड वाटर लेना है और इस वेजिटेबल को आपको निकालना है चिल्ड वाटर में। जब आप इसे चिल्ड वाटर में डालेंगे, चिल्ड होने की वजह से इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ओवरकुक नहीं होगी, कलर भी चेंज नहीं होगा, इसका टेक्सचर भी नहीं बदलेगा और ना ही इसका टेस्ट खराब होगा। यहाँ पर मैं बथुए का रायता बना रही हूँ तो एक्स्ट्रा वाटर स्क्वीज करके मैं इसका एक फाइन पेस्ट ग्राइंड कर लूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी हम वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं तो उसका बहुत ही डार्क ग्रीन कलर आ जाता है, लेकिन ब्लैंचिंग करने की वजह से आप देखिए कि इसका कलर उतना ज़्यादा डार्क नहीं होता है एंड इस प्रोसेस से आपका रायता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। गिव इट अ ट्राई और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपको भी विंटर्स में बथुए का रायता खाना पसंद है या नहीं।
अगर आपको भी विंटर्स में मेरी तरह बथुए का रायता खाना पसंद है तो हर रोज़ बथुए को पहले बॉईल करके ग्राइंड करें तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अराउंड 250 ग्राम्स बथुए को बॉईल करें और उसका पेस्ट रेडी करके इस तरीके से ग्लास कंटेनर में रख लें। मैंने इस पेस्ट में ऑलरेडी हरी मिर्च और नमक भी ऐड कर दिया था। तो मेरा एक जो इंस्टेंट बथुए का जो मिक्स है वो ऑलरेडी रेडी है। अब जब भी मुझे रायता खाना होगा मैं इसे फ्रिज में से निकाल के बस मुझे दही में इसे ऐड करना रहेगा। इतना मिक्सचर इनफ होगा फॉर अराउंड 4 to 5 डेज के लिए और ये बहुत आराम से फ्रिज के अंदर लास्ट कर जाता है। स्पेशली विंटर्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप इस तरीके से ब्लैंच करके रखते हैं तो उनका कलर और टेस्ट बिल्कुल खराब नहीं होगा। हर रोज बच्चों को उनके लंच बॉक्स में कुछ ना कुछ नई वैरायटीज चाहिए रहती है और हम न्यू वैरायटीज रखते भी हैं ताकि बच्चे अपना लंच बॉक्स हैप्पीली ख़त्म करके घर लेकर के आएँ। तो मैं क्या करती हूँ, लंच बॉक्स को ईजिली प्रिपेयर करने के लिए जो सूजी होती है उसे रोस्ट करके पहले से ही स्टोर करके रख देती हूँ। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जब विंटर्स बहुत ज़्यादा चिली होती हैं, कभी कभी मॉर्निंग में लेजीनेस होने की वजह से लंच बॉक्स बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन उस लेजीनेस का इम्पैक्ट हमारे बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मैं इस तरीके से जो सूजी होती है उसे पहले से ही रोस्ट करके स्टोर करके एक बॉक्स में रख देती हूँ। जब भी आप सूजी को रोस्ट कर रहे हो, गैस का फ्लेम जब आप ऑफ कर दें रोस्टिंग के बाद, तब भी सूजी को इस तरीके से थोड़े टाइम के लिए फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए हिलाते रहें, बिकॉज जो पैन होता है वो ऑलरेडी गर्म होता है और आप इसे अगर इस तरीके से छोड़ देंगे तो सूजी नीचे से जल सकती है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके का एक ग्लास कंटेनर यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी सूजी स्टोर करी हुई थी तो मैं उसको अभी यहाँ से कम्प्लीटली पोंछ रही हूँ। जब सूजी एक बार अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए उसके बाद में ही आपको इसे ग्लास कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र करना है। अगर आप गर्म सूजी इसमें डाल देंगे और लिड लगा देंगे तो मॉइस्चर की वजह से सूजी ख़राब हो सकती है। तो जब सूजी एक बार अच्छे से ठंडी हो जाए तभी आप इसे जो भी आपका एयर टाइट कंटेनर है उसमें ट्रांसफ़र करें। इसका लिड लगा करके अब आप इसे फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और जब भी आपको सूजी का हलवा, उपमा कुछ भी बनाना हो, बस रेफ्रिजरेटर से निकाल करके जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं आप उसे ईजिली कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए टाइम सेविंग किचन हैक्स आप सबके लिए यूजफुल रहे होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।